नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ब्रुनेई की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा। एक्ट ईस्ट में अहम सहयोगी है ब्रुनेई। 26 साल का हुआ गूगल। 4 सितंबर 1998 को हुई थी स्थापना। यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी शुरुआत। और त्रिपुरा के उग्रवादी समूहों के साथ सरकार का समझौता। शांति और विकास को बढ़ावा देना मकसद। उग्रवाद के मामलों में आई है कमी। चलिए शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा पर थे। ये यात्रा कई मायनों में अहम थी, जैसे ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय ब्रुनेई यात्रा थी। दूसरा, इस वक्त चीन दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख अपनाए हुए है। दक्षिण चीन सागर में कई देशों के बीच तनाव चल रहा है। इन विवादों के केंद्र में है 9 डैश लाइन। ये एक विवादास्पद सीमा है जिसे चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए यूज करता है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो सागर में 9 खंडों के रूप में खींची गई है और इसके भीतर का लगभग 90% क्षेत्र चीन अपने अधिकार में जताता है। इस क्षेत्र में अन्य देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपने दावे करते हैं। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक अहम सहयोगी है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1 दशक पूरा करने जा रही है, इसलिए ये यात्रा और भी खास हो जाती है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई की ऐतिहासिक अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। ब्रुनेई में तकरीबन 14,000 भारतीय निवास करते हैं। इनमें से ज्यादातर टीचर्स और डॉक्टर्स हैं। ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का अहम योगदान है। रक्षा क्षेत्र के अलावा ब्रुनेई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी अहम है। भारत ने साल 2000 में ब्रुनेई में एक टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन स्थापित किया था, जो भारतीय उपग्रहों और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के पूर्व की ओर लॉन्चिंग को मॉनिटर करता है। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा दक्षिण चीन सागर से और बाकी सब तरफ से ये मलेशिया से घिरा हुआ है। इस छोटे से देश की आबादी 4,61,000 के करीब है। इस आबादी में 2/3 मुस्लिम हैं। यहाँ मलय भाषा बोली जाती है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित ब्रुनेई में सुल्तान हाजी हसन अल बोल्कियाह का शासन है। ब्रुनेई उन चुनिंदा देशों में है जहां अब भी राजशाही है और इसके तहत ब्रुनेई के सुल्तान के पास पूरी ताकत होती है। ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले और दशकों से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। एनटीएच यानी नेशनल टेस्ट हाउस और बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बीच एक एमओयू साइन किया गया। यह समझौता स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग यानी S&L को मजबूत करने के लिए है, जिससे पूरे देश में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा सकेगा। समझौते के तहत बीईई को एनटीएच को रेफरल लैब का दर्जा देना होगा। साथ ही टेस्टिंग से जुड़े तकनीकी मुद्दे एनटीएच को रेफर करना, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग शेयर करना जैसे मुद्दों को भी समझौते में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि एनटीएच मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। एनटीएच केंद्र सरकार के तहत भारत की सबसे बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी बहुविषयक परीक्षण प्रयोगशाला है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत कई क्षेत्रों में टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, कंसल्टेंसी और क्वालिटी इवैल्यूएशन मुहैया कराती है। वहीं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई का गठन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसका प्राथमिक मकसद देश की अर्थव्यवस्था से एनर्जी इंटेंसिटी में कमी करना है। एनर्जी इंटेंसिटी यानी ऊर्जा तीव्रता को प्रति यूनिट उत्पादन के लिए जरूरी ऊर्जा की मात्रा से मापा जाता है। किसी उत्पाद के उत्पादन में कम ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा तीव्रता को कम किया जा सकता है, जैसे कि एलईडी लाइट्स का प्रयोग। मतलब ये कि एनर्जी एफिशिएंट उत्पादों का प्रयोग करके एनर्जी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। भारत सरकार की उजाला पहल एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल से ही संबंधित है। वहीं एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता से मतलब है कि एनर्जी के कम इनपुट से अधिक सेवाओं को हासिल किया जाए। सतत विकास लक्ष्य 7 यानी SDG 7 सबके लिए सतत और आधुनिक ऊर्जा की किफायती पहुंच सुनिश्चित करने की बात करता है। इसी टारगेट के 7.3 में वैश्विक स्तर पर 2030 तक एनर्जी एफिशिएंसी की दर को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
पलक झपकते ही दुनिया भर की खबरों से रूबरू कराने वाले गूगल की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी, 4 सितंबर 1998 को। लगभग 26 साल के गूगल ने हमारे और आपके बीच ऐसी जगह बनाई कि उसके बिना काम ही नहीं चलता। सूचनाओं के आदान प्रदान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, दर्जनों भाषाओं में अनुवाद, यूट्यूब आदि में गूगल ने अपना विस्तार किया है। गूगल न सिर्फ हमारे इतिहास को बताने में सक्षम है, बल्कि यह भविष्य पर भी नजर रखने लगा है। आज दुनिया भर में गूगल के 10 लाख से भी अधिक सर्वर मौजूद हैं। वर्तमान में इसके सीईओ भारतीय मूल के ही सुंदर पिचाई हैं। गूगल की कहानी आधुनिक तकनीक की दुनिया की सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों में से एक है। एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ गूगल आज दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली कंपनीज में से एक है। गूगल के बनने की कहानी कुछ ऐसी है। यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 पीएचडी स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने एक सर्च इंजन बनाया था जिसका नाम था बैकरब। इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंटरनेट पर मौजूद सर्च रिजल्ट्स को बेहतर बनाना। 1997 में बैकरब को फंडिंग मिली और नाम दिया गया गूगल। गूगल नाम गूगोल नाम के गणितीय शब्द पर आधारित है। गूगल का मतलब होता है एक के बाद 100 जीरो। यह शब्द इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को सर्च इंजन द्वारा सूचीबद्ध करने की क्षमता को दिखाता है। 4 सितंबर 1998 को आधिकारिक तौर पर कंपनी को गूगल नाम से रजिस्टर किया गया। गूगल के नाम के पीछे की कहानी है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त नाम गूगल ही रखा जाना था, लेकिन डोमेन लेते वक्त स्पेलिंग एरर के चलते गूगल नाम बन गया। एक बात और, आपने कई सोशल मीडिया पोस्ट पर गूगल का फुल फॉर्म भी सुना होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, लेकिन आधिकारिक तौर पर गूगल का ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है। गूगल अपनी वेबसाइट के हिस्ट्री पेज पर ऐसे किसी फुल फॉर्म की बात नहीं करता। यह सोशल मीडिया द्वारा क्रिएट किया गया है। गूगल को नाम एक स्पेलिंग एरर के चलते ही मिला। गूगल अपने दौर के सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर आज तक टॉप पर है और ये सर्च इंजन में पेज रैंक एल्गोरिदम को अपनाने वाली कंपनी है, जिसने उसे सर्च इंजन की दुनिया में एक अलग पहचान दिला दी। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को अक्वायर किया। 2010 में गूगल ने वेब ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया, जो कि आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्राउजर्स में से एक है। गूगल की कहानी बताती है कि कैसे एक ओरिजिनल आइडिया दुनिया में तकनीक की वैश्विक शक्ति बन सकता है। गूगल की कहानी नवाचार और एम्बिशन के पावर की कहानी है। जिस तरह से गूगल तकनीक के स्तर पर लगातार नवाचार कर रही है, जाहिर है लंबे वक्त तक गूगल दुनिया की टॉप कंपनीज में शामिल रहेगा। केंद्र सरकार और त्रिपुरा राज्य ने 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया है। ये उग्रवादी समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स हैं। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में हुआ। इसका मकसद क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देना है। आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में ये इस तरह का 12वां और त्रिपुरा में तीसरा समझौता है। अभी तक तकरीबन 10,000 उग्रवादी हथियारों को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। 2014 के मुकाबले 2022 तक इन उग्रवादी घटनाओं में 76% की कमी भी देखने को मिली है। 2014 के मुकाबले 2022 में सुरक्षा बलों के साथ होने वाली कैजुअलिटीज में 90%, तो सिविलियंस के साथ होने वाली कैजुअलिटीज में 97% की कमी आई है। आपको बता दें कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, असम और मिजोरम से साझा होती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से घिरा है। इस तरह यह राज्य 84% तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाएं बांग्ला, कोकबोरोक और अंग्रेजी है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है मे डे। मे डे एविएशन इंडस्ट्री में इमरजेंसी के वक्त यूज किया जाने वाला कॉल है। देखिए, ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों की तुलना में हवाई यात्रा टफ होती है। इसमें सुरक्षा के लिए काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। ऐसे में कोई इमरजेंसी आ जाए तो प्लेन से दिया गया मे डे का मैसेज वैश्विक स्तर पर इमरजेंसी की स्थिति में हेल्प को दर्शाता है। आप सोच सकते हैं कि सीधे हेल्प ही बोल दिया जाता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन प्लेन में कम्युनिकेशन रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए होता है और रेडियो ट्रांसमिशन में ये शब्द अपनी विशेष ध्वनि और क्लैरिटी के चलते चुना गया था। मे डे शब्द फ्रेंच वर्ड माइडर से बना है, जिसका मतलब होता है हेल्प। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रमोशन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस 15वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2 सितंबर को की गई, जो दुनिया भर का ध्यान सेफ्टी और इंजरी की रोकथाम पर केंद्रित करेगी। इसके अलावा यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक साथ एक मंच पर लाता है। इसका लक्ष्य बिल्डिंग अ सेफर फ्यूचर फॉर ऑल, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज फॉर इंजरी एंड वायलेंस प्रिवेंशन रखी गई है। इसी मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सड़क यातायात में लगभग 1.19 मिलियन मौतें हुई, जिसमें 3 लाख से अधिक मौतें साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में हुई, जो वैश्विक मौतों के 28% के बराबर है। वहीं भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस विषय पर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन थीम के साथ 4 सितंबर यानी आज शुरू हुआ। सम्मेलन एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिससे सशस्त्र बलों के भीतर आंतरिक प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। साथ ही इसका मकसद भारत में सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व के बीच अवधारणाओं, रणनीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करके मजबूती प्रदान करना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अब हर 2 साल में एक बार संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में हर साल संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 5 श्रेणियों में ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है वोखा साथी, जिसे ई गवर्नेंस योजना 2023-24 के लिए स्वर्ण पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार नागालैंड की किसी पहल को ई गवर्नेंस में योगदान के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला है। AI आधारित वोखा साथी व्हाट्सएप चैटबॉट 40 से अधिक सेवाओं को एकीकृत करता है, जो उपयोगकर्ता के अनुसार AI बेस्ड इंटरफेस प्रदान करता है। इसका मकसद नागरिक जुड़ाव को बढ़ाना, समय पर सहायता सुनिश्चित करना है, ताकि सरकार और नागरिकों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन के जरिए प्रोएक्टिव सूचना शिक्षा अभियान को मजबूत किया जा सके। विधि एवं न्याय विभाग द्वारा आयोजित एक इवेंट में नए नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल को अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया। नोटरी पोर्टल नोटरी और सरकार के बीच विभिन्न सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे कि नोटरी अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन जमा करना, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी करना और उसे रिन्यू करना, वार्षिक रिटर्न जमा करना इत्यादि। यह पुराने सिस्टम को तेज, कुशल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा और नोटरी से संबंधित सभी रिकॉर्ड की डिजिटल स्टोरेज सुविधा भी प्रदान करेगा। खगोल शास्त्रियों ने सबसे पुराने सूर्य ग्रहण की खोज की है, जो करीब 6000 साल पहले घटित हुआ था। प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण का जिक्र है। खगोलविदों ने इस ग्रहण को लेकर ऋग्वेद को प्रामाणिक दस्तावेज माना है और ऋग्वेद में बताए गए पूर्ण सूर्य ग्रहण के सबसे प्राचीन होने की पुष्टि की है। खगोल शास्त्रियों ने डिस्क्रिप्शन की जांच करके तारीख के बारे में पता लगाया और 2 संभावित तिथियों 22 अक्टूबर 4202 BC और 19 अक्टूबर 3811 BC की पहचान की, जो सबसे प्राचीन लिखित सूर्य ग्रहणों की मानी जा रही है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद ने UAE की राजधानी अबू धाबी में IIT दिल्ली के पहले इंटरनेशनल कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के कैंपस के बीच रणनीतिक साझेदारी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी साइन किए। इस कैंपस के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित JEE एडवांस परीक्षा और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किए गए कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट यानी CAET के जरिए किया जाएगा। यह कैंपस 2022 में भारत और UAE द्वारा अपनाए गए विजन दस्तावेज के प्रमुख हिस्से में से एक है। यह दस्तावेज दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करता है। आइए जल्दी से देखें आज की बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन है। ब्रुनेई दुनिया का इकलौता राजशाही परंपरा वाला देश है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद?
आइए देखिए पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत श्रीलंका, भारत फ्रांस, भारत बांग्लादेश या फिर भारत मालदीव? सही जवाब है भारत फ्रांस, विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी, एक और दो दोनों। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।